आज हम चैप्टर नंबर 5 से टॉपिक करेंगे सेलों का संयोजन। और इसमें जो पहला जो हम करेंगे वो करेंगे सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन। अपना टॉपिक रहेगा सेलों का संयोजन। और इसमें जो हमें पता है कि जो संयोजन है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समांतर क्रम संयोजन और दूसरा होता है श्रेणी क्रम संयोजन। जो हम पहला जो करेंगे, देखना दो प्रकार के होते हैं संयोजन। पहला होता है श्रेणीक्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, ये दो प्रकार के होते हैं। जो आज हम जो करेंगे अपना पहला, वो करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। एक नंबर है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, तो देखना क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन की। ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान तो समान हो लेकिन विभव का मान अलग अलग हो, तो ऐसे संयोजन को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा। ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान समान लेकिन विभव का मान अलग अलग होता है। तो ऐसे संयोजन को हम बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखना हमारे पास में ये सेल है, इस प्रकार से सेल को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस और ये है इसका आंतरिक प्रतिरोध। ये एक सेल है, इस प्रकार से हम सेल को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से इसके आगे हम दूसरा सेल लगा देते हैं। ये दो सेल हो गए हैं, श्रेणी में है। इसके आगे आगे इस प्रकार से जोड़ते जाएंगे। इससे आगे एक सेल और लगा देते हैं। तो ये अपने पास तीन सेल हो गए हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब इन सेलों को हम एक बैटरी के द्वारा, जिसका बाह्य प्रतिरोध R है, उस बाह्य प्रतिरोध से हम इसको जोड़ देते हैं। ये जो प्रथम सेल लगाया हुआ है, इसका विद्युत वाहक बल हम मान लेते हैं E1 है, और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो हम मान लेते हैं इसका R1 है। इसी प्रकार ये दूसरा सेल लगाया हुआ है, इस सेल का विद्युत वाहक बल हो गया है E2, और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम मान लेते हैं R2 है। इसी प्रकार से जो तीसरा सेल लगाया हुआ है, इसका विद्युत वाहक बल है E3 और इसका आंतरिक प्रतिरोध है R3, और इसको हमने एक बाह्य प्रतिरोध R के द्वारा हमने इसको जोड़ दिया है। इस प्रकार से ये धारा प्लस से माइनस की ओर बहेगी। तो सेल इस ये जुड़े हुए हैं, तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक वापस चली जाएगी। अब ये जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो आपको एक बात याद रखनी है कि श्रेणी क्रम में जो जोड़ते हैं तो उसमें धारा का मान तो समान होता है लेकिन विभव का मान अलग अलग होता है। आपको ये याद रखना है कि अगर रास्ता अगर अलग अलग है तो धारा का मान है वो बदलेगा, धारा का मान है वो चेंज हो जाएगा। अगर रास्ता अगर अलग अलग है तभी धारा का मान समान होगा। यानी कि अगर ये देखना इसमें कुछ भी नहीं बदल रहा है, एक ही रास्ते के ऊपर ये तीनों सेल लगे हुए हैं, इसलिए धारा का मान समान होगा। और अगर बिंदु बदल रहे हैं तो विभव का मान भी बदलेगा, क्योंकि हमें पता है अगर एक बिंदु को नाम दे देते हैं A, यहाँ पर ये है B और ये है C, यहाँ पर है बिंदु D।
क्योंकि जो एक सेल लगा हुआ है ए और बी बिंदु के बीच में, दूसरा सेल लगा हुआ है बी और सी बिंदु के बीच में, और जो तीसरा सेल है वो है सी और डी बिंदु के बीच में। अगर बिंदु बदलेंगे तो विभव का मान बदलेगा, अगर रास्ता बदलेगा तो धारा का मान बदलेगा। तो आप इसमें देख सकते हो कि बिंदु बदल रहे हैं। ए और बी बिंदु के बीच में एक सेल जुड़ा हुआ है, बी और सी बिंदु के बीच में दूसरा सेल जुड़ा हुआ है, और सी और डी बिंदु के बीच में तीसरा सेल जुड़ा हुआ है। तो विभव का मान बदलेगा, जबकि ये जो सेल है तीनों के तीनों ये एक ही रास्ते के ऊपर स्थित हैं, इसलिए धारा का मान इसमें नहीं बदलता है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर रास्ता अगर बदलेगा तो धारा का मान बदलेगा, अगर बिंदु अगर बदलेगा तो विभव का मान बदलेगा। तो इसमें ये सारी चीजें हो रही हैं। रास्ता इसमें नहीं बदल रहा है तो धारा का मान नहीं बदलेगा, इसमें धारा आई ही रहेगी। बिंदु इसमें बदल रहे हैं तो बिंदु बदल रहे हैं तो विभव का मान बदलेगा। इसका विभव V1 हो जाएगा, इसका V2 हो जाएगा और इसका V3 हो जाएगा। अब आगे देखना। अब इसके तुल्य हम एक परिपथ और बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये तीन सेल लगे हुए हैं, एक जिसका विद्युत वाहक बल इसका E1 है, E2 है, इसका E3 है। तो इसके संगत हम तुल्य परिपथ बनाएंगे। ये हमने तुल्य परिपथ बना लिया है। तुल्य परिपथ का मतलब यहाँ पर यह है कि जो तीन सेल लगे हुए हैं, इन तीनों सेलों का काम ये एक सेल ही कर देगा। इसका मतलब यह है कि इसके संगत हमने इसके एक परिपथ और बना लिया है कि यहाँ पर तीन सेल लगे हुए हैं तो यहाँ पर हम एक सेल ले रहे हैं कि जो एक सेल का काम है ये वो तीनों सेल मिलके कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिंदु है ए और ये बिंदु डी, ए और बिंदु डी। इसका जो विद्युत वाहक बल है वो हम मान लेते हैं ई तुल्य है, तुल्य विद्युत वाहक बल हो गया इसका। और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो हो जाएगा आर तुल्य। आर तुल्य यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ये बाह्य प्रतिरोध आर है। ये इसके संगत हमने तुल्य परिपथ बना लिया है। तो ये अपना जो डायग्राम है ये है इसका सरणीक्रम संयोजन का, कि जिसमें धारा का मान तो क्या हो, समान हो। इसमें धारा आई है, आई है, जबकि इसमें विभव का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि इसमें बिंदु बदल रहे हैं। अब हम इसके द्वारा एक फॉर्मूला स्थापित करेंगे, इसका तुल्य विद्युत वाहक बल निकालेंगे और इसके लिए आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे, और इस जो तुल्य परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान निकालेंगे। उसके लिए आपको इससे पहले वाला टॉपिक जो मैंने आपको करवाया था कि सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध तथा टर्मिनल वोल्टता में क्या संबंध होता है, वो संबंध आपको पता होना चाहिए। यानी कि V बराबर होता है E माइनस IR। ये संबंध अगर आपको पता है तो कैलकुलेशन हम पूरी आराम से कर सकते हैं। ये जो संबंध है ये मैंने करवाया था सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध तथा टर्मिनल वोल्टता में जब संबंध करवाया था उसमें ये संबंध निकल के आया था V बराबर E माइनस IR। अब देखना, इसको स्टार्ट करते हैं। विभव का मान है इसमें अलग अलग, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता। प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टता V बराबर हमें पता है होता है E माइनस IR। ठीक है, प्रथम सेल की बात कर रहे हैं, विभव अलग अलग होगा तो इसका टर्म विभव मान लेते हैं V1। विद्युत वाहक बल ये रहा E1, धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यह इसका आंतरिक प्रतिरोध R1। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता, दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता, दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता फॉर्मूला ये रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ V2, यहाँ पर लिखेंगे E2 माइनस, धारा में कोई परिवर्तन नहीं, R1 की जगह R2। इसको समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से तीसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता, तीसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता, तो तीसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता विभव अलग अलग हो रहा है, वोल्टता अलग अलग है, तो V2 की जगह है V3
E2 की जगह है E3, धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, श्रेणी क्रम है R2 की जगह R3। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है यहाँ तक। अब देखना हम कर रहे हैं तुल्य परिपथ से, यहाँ पर हम लिखेंगे तुल्य परिपथ से, क्योंकि यहाँ पर तीन विद्युत वाहक बल हैं, तीन विद्युत वाहक बल हैं, तो इसके टर्मिनल वोल्टता भी यहाँ से लेके यहाँ तक V1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक V2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक है V3। लेकिन तुल्य परिपथ में ये V1 V2 V3 का काम अकेला कौन करेगा? V तो करेगा, क्योंकि ये V है, ये किसके तुल्य है? V1 V2 और V3 के तुल्य है। तो तुल्य परिपथ से हम क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब 1 2 3 का मान हम रख देंगे समीकरण 4 में, इसको समीकरण 4 लिख देते हैं। तुल्य परिपथ से V इक्वल टू आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि ये जो हम तीन सेल लगा रहे हैं, तीनों सेलों का काम ये अकेला सेल कर रहा है, तो इसका विद्युत वाहक बल है वो क्या होगा? E तुल्य, आंतरिक प्रतिरोध R तुल्य, और जो टर्मिनल वोल्टता है इनकी हो जाएगी V, और जो ये V है ये किसके बराबर में है? V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर में है। मान रख देते हैं सारे। V इक्वल टू V1, ये रहा V1 का मान, E1 माइनस आई R1 प्लस V2, ये रहा V2 का मान, E2 माइनस आई R2 प्लस V3, ये रहा V3 का मान, E3 माइनस आई R3। अब ये E1 E2 E3 को हम साथ में लिख लेते हैं, तो E1 को लिख लिया है, प्लस E2 को लिख लिया, प्लस E3 को, जो बाकी बच गए हैं वो लिख लेते हैं। माइनस का IR1 बच गया है, माइनस का IR2 बच गया, और माइनस का IR3 बच गया है। ठीक है यहाँ तक। आगे देखना, V इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस, इसमें I कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें भी I है, ये भी I है और ये भी I है। I इसमें कॉमन ले लिया है, अंदर बचेगा R1 माइनस, ये प्लस हो जाएगा R2, ये माइनस माइनस ये भी प्लस है R3। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 5। V इक्वल टू आ गया E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I कोष्टक R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 5। अब देखना तुल्य परिपथ से दोबारा, तुल्य परिपथ से, तो हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है? E माइनस आई आर। V इक्वल टू E, यहाँ पर E क्या आएगा? तुल्य आएगा, E तुल्य माइनस I, धारा तो समान रहेगी, R की जगह हमने माना है R तुल्य, R तुल्य। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 6। तुल्य परिपथ से V इक्वल टू E माइनस आई आर, E तुल्य माइनस आई आर तुल्य, समीकरण नंबर 6। 5 व 6 की तुलना करेंगे आप। समीकरण 5 व 6 की तुलना करने पर, तो तुलना देखना, ये समीकरण 5 है, ये समीकरण 6 है, यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है, कट जाएंगे। E तुल्य ये किसके बराबर में होगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 के। तो E तुल्य इक्वल टू अपने पास आ गया A1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, I से I कैंसिल, क्योंकि तुलना कर रहे हैं इसके बराबर में, ये I से I कट गया, R तुल्य के बराबर में ये आ जाएगा R तुल्य। ये कितना आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से जो श्रेणीक्रम संयोजन के लिए जो तुल्य विद्युत वाहक बल होता है वो सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर में होता है, और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के योगफल के बीजगणितीय योग के बराबर में होता है। तो E तुल्य इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, और R तुल्य इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। एक तो काम यहाँ तक करना था, श्रेणीक्रम संयोजन के लिए हमने तुल्य विद्युत वाहक बल निकाल लिया है और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे कि इस परिपथ के अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उसका मान निकालेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले सकते हो, फिर इससे आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमें निकालना है कि ये जो I है, इस परिपथ में जो धारा बह रही है उस I का मान कितना आएगा, वो हम यहाँ पर करेंगे। बस आपको ये फॉर्मूला ये पता होना चाहिए जो हमने इससे पहले क्या था, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल वोल्टता में संबंध निकाला था निरावेशन की स्थिति में, उसमें ये संबंध मैंने आपको करवा दिया था।
अब देखना आगे, अब हम क्या निकालेंगे, ये जो परिपथ है उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, तो देखना हमें पता है ओम का नियम, ओम के नियम से, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 7, V बराबर E माइनस आई आर। अब जो V बराबर आई आर है ये हम इस V की जगह रख देंगे, ये जहाँ पर V है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, आई आर। तो देखना रखते हैं V इक्वल टू आई आर, तो V की जगह ये हमने रख दिया है आई आर, बराबर में क्या है इसके A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस आई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये अपने आई आर, ये माइनस का है, इस साइड आते में ये होगा प्लस का, आई R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस E3। अब इसमें देखना आई इसमें भी है इसमें भी है, आई को हम कॉमन ले लेते हैं, आई को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर A1 प्लस A2 प्लस E3। ठीक है, यहाँ तक ये R3 नहीं है, ये यहाँ पर है E3। अब इसको आगे कर लेते हैं, हमें निकालना है आई का मान, तो आई इक्वल टू करेंगे, इसके भाग में ये चला जाएगा A1 प्लस A2 प्लस E3 अपॉन में कितना है R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 को हम लिख सकते हैं ई तुल्य, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है ई तुल्य अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 को लिख सकते हैं स्मॉल r तुल्य, स्मॉल r तुल्य। तो ये परिपथ में प्रवाहित धारा आ गई है I इक्वल टू ई तुल्य अपॉन R प्लस R तुल्य। इस प्रकार से हम श्रेणीक्रम संयोजन के लिए हमें दो चीजें निकालनी होती हैं, एक तो इसका तुल्य विद्युतवाहक बल, दूसरा इसका आंतरिक प्रतिरोध R तुल्य, और एक हमें निकालनी होती है कि परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान। तो ये हमने परिपथ में प्रवाहित धारा का मान निकाल लिया है, और ये इसका कुल विद्युतवाहक बल और कुल इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो हमने निकाला है। इसी प्रकार से हमें समांतर क्रम संयोजन के लिए भी करना होता है, उसमें भी हम धारा का मान निकालते हैं और ए तुल्य और आर तुल्य का मान निकालते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे। तो इस प्रकार से अपना टॉपिक था श्रेणी क्रम संयोजन, ये कंप्लीट हो गया है। आपको बस एक तो इस फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, V बराबर होता है A माइनस आई आर। दूसरा पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो धारा का मान होता है वो समान जबकि विभव अलग अलग। ये दो तीन चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है समांतर क्रम संयोजन वो करते हैं। तब तक आप इसको अच्छी तरीके से इसको नोट कर लेना और अच्छी तरीके से इसको समझ लेना है।